हेलो एवरीवन, आई एम विदांशी आदित्य एंड आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 एसेक्स फेबल्स के जितने भी एक्सरसाइज हैं जो हमारे बचे हुए हैं, ठीक है, कुछ हमने पहले ही फिलअप कर लिया है, कुछ एक्सरसाइज हमारे बचे हुए हैं, तो उसे हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे और उसे कम्प्लीटली फिल करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आप सभी अपने बुक के पेज नंबर 99 पे आ जाएं, ठीक है। अपनी अपनी बुक्स ओपन करें और पेज नंबर 99 पे आ जाएं। यहाँ पे जो एक्सरसाइज था जो आपको फिल करना था, फिल इन द ब्लैंक्स जो इस पेज में है, वो मैंने आपको पहले ही फिल करवा दिया है। ये हमने क्लास में फिल कर लिया था। अब हमें आगे क्या फिल करना है, तो फिल तो देखो वो हो चुका है। अब मैं आपको इसे वहाँ पे ना सबसे पहले प्रोनाउंस करना सिखाया गया है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि इसके प्रोनाउंसिएशन कैसे हैं, कौन से वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, ये अभी हम जानेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स हमने उस पेज का पहले ही भर लिया है, तो आप देख सकते हैं अपनी अपनी बुक में पेज नंबर 99 पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑरेंज बॉक्स है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये है आपका ऑरेंज बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे जो भी लिखा है मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है। मैं आपको इसे प्रोनाउंस करके बताऊंगी। यहाँ पे ना ऑलमोस्ट ये जो वर्ड्स है ना वो एक ही तरीके से बोले जाते हैं, ठीक है, बस इसमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, बहुत छोटे छोटे। तो अब हम इसे अच्छे से दो बार पढ़ेंगे, ठीक है, और आप इसे ध्यान से सुनें ताकि जब आप इसे बोलें तो आपको बहुत ईजी पड़े कि हाँ हम इसे ऐसा बोल सकते हैं या हम इसे ऐसा बोलते हैं। तो देखो अर साउंड, यहाँ पे सबसे पहले हैं अर साउंड की वर्ड्स। हर, हर, jerk, jerk, term, term, birth, birth, nerve, nerve, fern, fern, sister, sister, fur, fur, stir, stir, bird, bird, birth, birth। देखो दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, इसका मतलब अलग होता है, इसका मतलब अलग होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका ऑलमोस्ट सेम होता है। स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज रहता है। फिर है थर्ड, थर्ड, डर्ट, डर्ट, शर्ट, शर्ट, फर, फर, कर्ड, कर्ड, हर्ड, हर्ड, बर्न, बर्न, टर्न, टर्न, हर्ट, हर्ट, नर्स, नर्स। सो ये थे हमारे जो वर्ड्स जो जिनमें स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन इनके जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं वो ऑलमोस्ट एक तरीके के होते हैं, ठीक है। सो ये हमने पढ़ लिया है। आप चाहें तो एक बार इसे जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, ठीक है। आपको इसे अच्छे से खुद से पढ़ना है ताकि आप इन्हें अच्छे से प्रोनाउंस कर पाएँ। सो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं एडजेक्टिव फ्रेज पे। ये आपके बुक के पेज नंबर 100 पे दिया हुआ है, तो आप जल्दी से पेज नंबर 100 ओपन कर लें, ठीक है। तो देखो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। तो जो भी किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि वो एक लड़की है, तो कोई भी लड़की हो सकती है, लेकिन अगर मैं उसके बारे में कुछ स्पेशल बताऊं, जैसे वो एक लंबी लड़की है, मैं बोलूँ कि वो एक शी इज़ अ टॉल गर्ल या फिर शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। वैसे ही अगर मैं किसी लड़के के लिए बोलूँ कि ही इज़ अ वेरी टॉल बॉय, ही इज़ अ वेरी स्लिम बॉय, या फिर कोई चीज़ जैसे ही इज़ अ ब्रेव बॉय अगर मैं कहूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं क्या कर रही हूँ, किसी नाउन के बारे में कुछ बता रही हूँ। तो जो वर्ड्स हम किसी नाउन के बारे में कुछ बताने के लिए यूज़ करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव तो समझ में आ गया, लेकिन अब ये जानते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं। अभी अभी हमने ये जाना कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं। अब ये फ्रेज क्या होते हैं। देखो फ्रेज ना एक वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है जिससे हमें कुछ तो समझ में आता है लेकिन पूरा समझ में नहीं आता। आया समझ में? नहीं आया? देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स,
कुछ पता चलेगा उससे, लेकिन पूरी तरीके से क्या है बोल रहा है ये नहीं पता चलेगा। अगर मैं कहूँ इन अ वाइट ड्रेस, ठीक है, मैं बोली एक वाइट ड्रेस में, इससे आपको समझ में आ रहा है कि मैं आगे पीछे क्या बोल रही हूँ। वाइट ड्रेस समझ में आ जाता है, लेकिन इन अ वाइट ड्रेस क्या, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो कुछ समझ में आता है कि हम वाइट ड्रेस की बात कर रहे हैं, तो ये एक फ्रेज है। वैसे ही अगर मैं कहूँ, जैसे आप अपने बुक में देखो, बिग ब्राउन कवर्ड, बिग ब्राउन कवर्ड मतलब बड़ा ब्राउन कवर्ड, ब्राउन से कवर्ड, ब्राउन कलर की किसी चीज़ से कवर्ड, लेकिन क्या कवर्ड, किस में कवर्ड, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये जो होते हैं ना एडजेक्टिव मतलब फ्रेज जो होते हैं ना, उससे कुछ पता चलता है, लेकिन पूरा क्या बोल रहा है वो नहीं पता चलता, ठीक है। तो अब एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? तो ऐसा मतलब फ्रेज जो है जिसमें देखो, इफ अ नाउन और प्रोनाउन इज डिस्क्राइब्ड इन मोर देन वन वर्ड ऑन इन अ फ्रेज, सच फ्रेजेस आर कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेजेस। अगर हम किसी नाउन या प्रोनाउन को एक से ज़्यादा वर्ड में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, तब हम उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव इसलिए क्योंकि हम उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं, और फ्रेज क्योंकि हम एक वर्ड में नहीं बोल रहे हैं। हम सिर्फ ब्रेव नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ टॉल नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं बोल रहे हैं, या हम सिर्फ वाइट नहीं बोल रहे हैं, हम इन अ वाइट ड्रेस बोले। समझ में आया? एक वर्ड नहीं है, ये बहुत सारा वर्ड है। इन अ वाइट ड्रेस, ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, बिग ब्राउन कवर्ड, ये कई वर्ड से मिलके बना है, इसीलिए ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। तो एडजेक्टिव फ्रेज हम उन्हें कहते हैं जब किसी नाउन या प्रोनाउन को आप एक वर्ड में डिस्क्राइब ना करते हुए एक से ज़्यादा वर्ड में डिस्क्राइब करो या किसी फ्रेज में डिस्क्राइब करो, तब हम उस फ्रेज को एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर है? अब देखो, बस इसमें और कुछ नहीं है। फ्रेज क्या होते हैं? तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिससे सेंस कुछ तो पता चलता है, लेकिन पूरी तरीके से पता नहीं चलता कि क्या बोला जा रहा है, उसे हम फ्रेज कहते हैं। सो मैं एक बार साइड हो जाती हूँ। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लें या पॉज करके वीडियो को आप इसे देख भी सकते हैं, ठीक है, और अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं। रफ नोटबुक में लिखना चाहो तो रफ में, वैसे तो फेयर नोटबुक में लिख लो। इंग्लिश की फेयर नोटबुक में आप इसे लिख लो तो आपको ये याद रहेगा कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं। तो मैं एक बार साइड हो जाती हूँ। आप चाहें तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींच लें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सो मैं पहले इसको रब कर देती हूँ। अब हम आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज पे। तो देखो एक्सरसाइज में क्या बोला है आपको, यहाँ पे पेज नंबर 100 पे ही आप लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव फ्रेजेस दैट डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउन। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे बुक में ही आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले सेंटेंस, ये जो आपको ऑरेंज या ग्रीन, आप जो येलो जो बोलना चाहें, इस कलर का बॉक्स आपको दिख रहा है, इसमें आप देखें, द गर्ल वोर अ वाइट ड्रेस, लड़की ने एक वाइट ड्रेस पहना था। यहाँ पे देखो वाइट ड्रेस बोल दिया गया कि वो ड्रेस कैसा है, वाइट है, तो ये सिर्फ एडजेक्टिव बताता है। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में देखो, द गर्ल इन अ वाइट ड्रेस इज माई नेबर, द गर्ल इन अ वाइट ड्रेस, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसके लड़की के बारे में क्या बता रहा है कि वो एक वाइट ड्रेस में है। यहाँ पे एक एडजेक्टिव फ्रेज दिख रहा है आपको, ये एक वर्ड नहीं है, वाइट एक वर्ड था, यहाँ पे इन अ वाइट ड्रेस, तो ये एक से ज़्यादा है, ये एक फ्रेज है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। फिर देखो, द बिल्डिंग इज टॉल, ठीक है, बिल्डिंग टॉल है, लंबी है, ऊंची है। फिर द ब्लू एंड येलो पेंटेड टॉल बिल्डिंग इन माई स्कूल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं। द ब्लू एंड येलो पेंटेड बिल्डिंग, द ब्लू एंड येलो पेंटेड टॉल बिल्डिंग इज माई स्कूल। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा है ना वर्ड्स, इसलिए ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। वैसे ही दैट बिग बुक इज अ डिक्शनरी, वो जो बड़ी सी बुक है वो एक डिक्शनरी है। यहाँ पे बिग जो है एडजेक्टिव है। अब आगे देखते हैं, दैट बिग ब्राउन कवर्ड बुक इज द डिक्शनरी। अब क्या बता रहे हो उसके बारे में, बड़ी ब्राउन कलर की बुक जो है वो है डिक्शनरी। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा वर्ड्स है, इसलिए ये भी एक एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। सो वैसे ही देखो पेज नंबर 100 पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी हमें वैसे ही फिल करना है। तो सबसे पहले है,
ए है, आई सॉ अ ब्लैंक लेडी इन द शॉपिंग मॉल। तो इसमें आप भरेंगे, जल्दी से इसे फिल कर लो, ब्यूटिफुली ड्रेस्ड। ए आप लोग लिखना, ब्यूटिफुली ड्रेस्ड। बी, वी हैव सीन अ पिकॉक विच इज ब्लैंक। हमने एक पिकॉक देखा विच इज ब्लैंक, तो यहाँ पे लिख दो मैरिली डांसिंग, मतलब वो बहुत खुशी से डांस कर रहा था। हमने एक पिकॉक देखा जो कि बहुत खुशी से डांस कर रहा था। अब सी, संदेश रीड्स ब्लैंक नॉवेल्स। संदेश पढ़ता है ब्लैंक नॉवेल्स। कैसी नॉवेल्स? सो एक वर्ड में नहीं लिखना है, तो हम एक से ज़्यादा में लिखेंगे। तो हमने लिखा है हार्ट टचिंग, मतलब दिल को छू जाने वाली ऐसी नॉवेल संदेश पढ़ता है, हार्ट टचिंग। देन डी, अक्षय इज ब्लैंक प्लेयर। अक्षय एक ब्लैंक प्लेयर है, मतलब कैसा प्लेयर है पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ कूल टेम्पर्ड, मतलब बहुत ही शांत स्वभाव वाला। अ कूल टेम्पर्ड, गुस्सा नहीं आता, हमेशा बोलते हैं कि वो एकदम शांत रहता है, अच्छे से रहता है। ठीक है, तो अक्षय कूल टेम्पर्ड प्लेयर है। फिर ई, आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। मैंने एक मूवी देखी कल रात, लास्ट नाइट कल रात। इट इज़ ब्लैंक, वो कैसी थी? तो ये थी एक्सट्रीमली हॉरिबल फ्राइटनिंग। चाहे तो आप यहाँ पे एक्सट्रीमली हॉरिबल लिख सकते हो, ठीक है, चाहे आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्सट्रीमली फ्राइटनिंग, इट्स अप टू यू। एक्सट्रीमली हॉरिबल भी लिख सकते हो, एक्सट्रीमली फ्राइटनिंग भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। आप चाहें तो इस वीडियो को जल्दी से पॉज करें, इसका स्क्रीनशॉट खींचें और फिर आगे बढ़ते हैं हम, या फिर आप वीडियो को पॉज करके लिखें और उसके बाद फिर आगे वीडियो देखें। ठीक है, मैं एक बार हट जाती हूँ। ओके, सो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, पेज नंबर 101, दैट इज 101। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं इसे रब कर देती हूँ और उसके बाद फिर हम इसे भी फिल कर लेते हैं। Here are a few pictures. You can describe them in more than one way. Use adjective phrases to describe the pictures given below. हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं। आपको बोला जा रहा है कि आपको इन पिक्चर्स को देखना है और इन्हें एडजेक्टिव फ्रेजेस में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, आपको एडजेक्टिव फ्रेजेस में से डिस्क्राइब करना है। सो वन बाय वन हम इसे डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले है, एक हॉट एयर बलून दिख रहा है, तो हम इसे लिख लेते हैं, द हॉट एयर बलून इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो आप भी जाकर साथ साथ लिखते जाएं, द हॉट एयर बलून is extremely beautiful। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अपन को एक आउल दिख रहा है, तो द आउल इज अ प्रिटी वाइज बर्ड। आउल जो होता है ना, वो बहुत ही वाइज बर्ड होता है, ठीक है, बहुत ही होशियार जिसे हम कहते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, the owl is a pretty wise bird, बहुत ही होशियार बर्ड होता है। सी, यहाँ पे फ्लावर्स दिख रहे हैं हमें, तो हम इसे सिंपल से लिख देते हैं, स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स, मतलब अच्छी खुशबू वाले फ्लावर्स।
यहाँ पे हमें एक फैमिली दिख रही है, तो सिंपल से लिख देते हैं वेरी हैप्पी फैमिली। ये लोग खुश है ना आपस में, सो वेरी हैप्पी फैमिली। देन ई, ये है एक लीफ है, तो हम इसे लिख लेते हैं डार्क ग्रीन लीफ। इसका कलर देखो डार्क ग्रीन है ना, सो डार्क ग्रीन लीफ, सिंपल। फिर यहाँ पे हमें एक क्लॉक दिख रहा है, ठीक है, तो इसे ये बहुत सुंदर है ना, तो हम इसे लिख देते हैं वेल डिजाइन, अच्छे से डिजाइन किया गया क्लॉक, सो वेल डिजाइन क्लॉक। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, चाहे वीडियो पॉज करके इसे लिख लो। इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, आई गेस आप लोगों ने लिख लिया होगा, है ना, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप लोग आ जाइए पेज नंबर 102 पे, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। यहाँ पे आपको मैं एक पोएम पढ़ूंगी, आपको इसे ध्यान से सुनना है, और उसके बाद फिर हम ये जो बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है इसे फिल करेंगे। पेज नंबर 102 पे पहले पोएम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बॉक्स फिल करेंगे। तो मैं पोएम आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। एक लिसनिंग एक्टिविटी है, तो आपको ध्यान से सुनना है। देखो, Aesop's Fables. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could he see, not a leaf on a tree. Not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket, of me, at last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. Oh, what will become, says the cricket, of me, at last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. Away he set off to a miserly ant, to see if to keep him alive he would grant. Away he would set off to a miserly ant, to see if to keep him alive he would grant. Him shelter from rain and a mouthful of grain. Him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he'd repay it tomorrow. He wished only to borrow, he'd repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. If not, he would die of starvation and sorrow. Says the ant to the cricket, I'm your servant and friend. Says the ant to the cricket, I'm your servant and friend. But we ants never borrow, we ants never lend. But we ants never borrow, and we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by? But tell me, dear cricket, did you lay nothing by? When the weather was warm, quoth the cricket, no I. When the weather was warm, quoth the cricket, not I. My heart was so light that I sang day and night.
My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say, for all nature looked gay. You sang, sir, you say. Go then, says the ant, and dance the winter away. Go then, says the ant, and dance the winter away. Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor old little cricket. Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable. I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. So ये थी आपकी एसेप्स टेबल्स. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे फिलअप करेंगे. ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, जल्दी से पेज नंबर 102 पे आ जाइए. तो देखो, अब हमें पेज नंबर 102 पे आना है. जल्दी से आ जाओ. Listen to the poem and answer the following to complete the grid. यहाँ पे आपको ग्रिड दिए गए हैं, अलग अलग सेक्शन. आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि आपको इसे कंप्लीट करना है. तो देखो, पहला है 2 characters in the poem. कोई भी 2 कैरेक्टर्स पोएम के. दूसरा है नेम ऑफ द सीजन्स मेंशन्ड. तीसरा है वर्ड्स दैट टॉक अबाउट समर मंथ्स. वर्ड्स that talk about summer months. फिर 2 parts of a plant. एंड फिफ्थ और लास्ट जो है हमारा rhyming word for green. Rhyming word for green. ठीक है, ये आपके 5 ग्रिड है अलग अलग, इसे आपको फिल करना है. सबसे पहले 2 कैरेक्टर्स इन द पोएम कौन कौन थे? एक था क्रिकेट और दूसरा था एंट. ये हो गए 2 कैरेक्टर्स. अब नेम्स ऑफ द सीजन्स मेंशन्ड इन द पोएम. सीजन के नाम लिखने हैं जो कि पोएम में मेंशन किए गए थे. तो ये थे समर, स्प्रिंग, रेनी और विंटर. ये वो 4 सीजन थे जिनके नाम मेंशन किए गए थे. अब है वर्ड्स दैट टॉक अबाउट समर मंथ्स. ऐसे वर्ड्स जो कि समर के बारे में बताते हैं. तो वे वर्ड थे वार्म. अब जो हम लोग जानते हैं ना कि समर में गर्मी लगती है. और सनी, मतलब बहुत सूरज रहता है, सनी डे होते हैं. अब 2 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट जो कि पोएम में बताया गया हो. सो फ्लावर एंड लीफ. फ्लावर एंड लीफ. राइमिंग वर्ड फॉर ग्रीन. ग्रेन से राइम करता हुआ. देखो, अब राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? तो जैसे कैट और बैट, ये एक टाइप के वर्ड्स है ना, तो इन्हें हम राइमिंग कहते हैं. सो इस पोएम में ग्रेन के लिए राइमिंग वर्ड था रेन. सो आप जल्दी से इसे फिल कर लीजिए, फिर हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं. वीडियो पॉज भी कर सकते हो, फिर लिख सकते हो, चाहे तो स्क्रीनशॉट खींच लो. ठीक है, अब मैं इसे रब करती हूँ और हम आगे बढ़ते हैं.
सभी आ जाइए वर्कशीट 2 में। वर्कशीट 2 है पेज नंबर 106। तो जल्दी से पेज नंबर 106 में आओ। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन ईच ऑफ द पेयर ऑफ सेंटेंसेस underline the adjectives in the first sentence and the corresponding adjective phrase in the second sentence. One has been done for. देखो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ये दो सेंटेंस है A B C D E में, हर एक में दो दो सेंटेंसेज हैं। पहले वाले सेंटेंस में आपको क्या करना है, एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है, और दूसरे वाले सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज को अंडरलाइन करना है। पहले सेंटेंस में हमें अंडरलाइन करके दिया गया है, बी से लेके ई तक हमें करना है। सो ए में देखो, द किंग वोर अ गोल्डन क्राउन। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि गोल्डन के नीचे अंडरलाइन है, मतलब ये एक एडजेक्टिव है। फिर द किंग वोर अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पे मेड ऑफ गोल्ड हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। अब बी से हमें करना है, सो दैट वॉज अ ब्रेव एक्ट। तो यहाँ पे आपका पहले सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है वो होगा ब्रेव। सो आप ब्रेव के नीचे अंडरलाइन करें। और दूसरे सेंटेंस में है दैट वॉज एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी, सो यहाँ हो जाएगा ऑफ ब्रेवरी। ऑफ ब्रेवरी के नीचे आप अंडरलाइन करें। सी, इट वॉज अ हॉरिबल नाइट, सो यहाँ पे हॉरिबल होगा आपका एडजेक्टिव, आप हॉरिबल के नीचे अंडरलाइन करें। और फिर है इट वॉज अ नाइट फिल्ड विथ हॉरर, सो आप फिल्ड विथ हॉरर के नीचे अंडरलाइन करें, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। फिल्ड विथ हॉरर, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं डी। डी है आपका हैव यू सीन अ वाइट एलिफेंट। इसमें आपका जो एडजेक्टिव है वो है वाइट, सो आप वाइट पे अंडरलाइन करें। और उसका जो सेकंड सेंटेंस है वो क्या है देखते हैं। हैव यू सीन एन एलिफेंट विथ अ वाइट स्किन, सो विथ अ वाइट स्किन आपका एडजेक्टिव फ्रेज है, इसमें आप अंडरलाइन करें। विथ ए वाइट स्किन के नीचे आप ऐसे अंडरलाइन करें। फिर है आपका ई सेंटेंस, वो है ईटिंग आउट इज यूजुअली अनहेल्दी। बाहर खाना अनहेल्दी होता है, तो यहाँ पे अनहेल्दी आपका एडजेक्टिव है, सो आप अनहेल्दी के नीचे अंडरलाइन करें। और फिर है ईटिंग आउट इज यूजुअली नॉट वेरी हेल्दी। बाहर खाना यूजुअली बहुत हेल्दी नहीं होता है, तो आप नॉट वेरी हेल्दी के नीचे अंडरलाइन करें, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है, नॉट वेरी हेल्दी। ठीक है। सो ये थे हमारे सारे एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेजेस, ये हमने अंडरलाइन कर दिया है। आप चाहें तो जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचो या जल्दी से इसे वीडियो पॉज करके कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब मैं इसे रब करती हूँ और हम इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एडजेक्टिव फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स। आपको ये ब्लैंक्स को फिल करना है उन एडजेक्टिव फ्रेजेस से जो कि बॉक्स में दिए गए हैं। सो इसे रब करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी पेज नंबर 106 में ही है, जो अभी हमने एक्सरसाइज कंप्लीट किया उसके जस्ट नीचे। तो देखो, प्लीज वॉश द प्लेट्स ब्लैंक, तो यहाँ पे ए होगा इन द सिंक। आप इसे लिखिए प्लीज वॉश द प्लेट्स, तो लिखा हुआ है इन द सिंक, ये आपको वहाँ पे फिल करना है। फिर है बी, द बॉय ब्लैंक इज माई लिटिल ब्रदर, द बॉय ब्लैंक इज माई लिटिल ब्रदर, तो ये होगा द बॉय इन द रेड शर्ट इज माई ब्रदर। C, are the books blank yours? Are the books blank yours? क्या वो जो बुक्स थे वो तुम्हारी है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, are the books
ऑन दैट शेल्फ, उस शेल्फ में रखी हुई, क्या जो उस शेल्फ में जो बुक्स रखी हुई है वो तुम्हारी है. सो ऑन द शेल्फ योर्स. द साइकिल पार्ट blank is mine. The cycle part blank is mine. So the cycle part by the car, मतलब जो साइकिल वो उस कार के पास खड़ी हुई है वो मेरी है. E. I want the teddy bear blank. मैं टेडी बेयर को चाहता हूँ blank. तो कहाँ? Behind the sofa. मैं उस टेडी बेयर को चाहता हूँ जो कि सोफे के पीछे रखा हुआ है. मतलब जो उसका टेडी बियर है ना वो सोफे के पीछे रखा हुआ था, तो वो आई वॉन्ट द टेडी बियर बिहाइंड द सोफा बोल रहा है. फिर F. द बॉल ब्लैंक बिलोंग टू सैम. द बॉल ब्लैंक बिलोंग टू सैम. तो बॉल जो है वो कहाँ थी, मतलब कौन सी बॉल के बारे में बात हो रही है? द बॉल अंडर द चेयर. वो बॉल जो कि चेयर के नीचे है वो सैम की है. फिर द ओल्ड वुमेन ब्लैंक इज माई ग्रैंडफादर. सॉरी, द ओल्ड मैन ब्लैंक इज माई ग्रैंडफादर. सो ये होगा द ओल्ड मैन अक्रॉस द स्ट्रीट. वो बुजुर्ग आदमी जो कि स्ट्रीट के उस पार है वो मेरे ग्रैंडफादर, मतलब मेरे दादाजी. H. माई ग्रैंडफादर इज अ मैन ब्लैक. मेरे ग्रैंडफादर कैसे हैं? कैसे आदमी है? तो ऑफ ग्रेट विजडम, बहुत होशियार. माई ग्रैंडफादर इज अ मैन ऑफ ग्रेट विजडम. ठीक है, तो ये आप जल्दी से लिख लें, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं. सो ये तो हो गया. अब आप आ जाइए वर्कशीट 3 पे जल्दी से. यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, ये मैं आपको पढ़ने वाली हूँ, आप इसे ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद फिर हम दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे. ठीक है, तो देखो. अ सेलर हु वॉज ऑन अ लॉन्ग वॉयज took with him a monkey to amuse him while traveling in a ship. एक सेलर था जो ना जहाज में इधर से उधर जाते हैं ना, उन्हें सेलर कहते हैं. ठीक है, और लॉन्ग वॉयज, वॉयज भी ना मतलब यात्रा होती है जो कि ना लोग शिप के द्वारा करते हैं. ठीक है, जब पानी में समुद्र में जब वो ट्रैवल करते हैं तो उसे हम वॉयज कहते हैं. ठीक है, और सेलर जो ऐसे ट्रैवल करते हैं पानी में उन्हें हम सेलर कहते हैं, जिसे बहुत पसंद था. तो देखो, एक जो सेलर था वो एक बहुत लंबी यात्रा पे गया, समुद्र यात्रा पे. ठीक है, वैसे यात्रा होता है वॉयज का मतलब, लेकिन यहाँ पे देखो वो शिप पे जा रहा है. सेलर मतलब शिप का, इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो एक सी वॉयज पे गया है, समुद्र की यात्रा पे गया है. तो वो अपने साथ एक मंकी लेके गया ताकि जब वो ट्रैवल करता रहे, इधर से उधर जाता रहे, तो वो उसके साथ हमेशा रहे वो मंकी, और उसके साथ मतलब खूब खेले, उसे खुश रखे, इसलिए वो उसके अपने साथ एक मंकी ले गया. As he sailed off the coast of Greece, a violent storm arose. जैसे ही ना वो ग्रीस एक देश है, वहाँ के तट से निकला तो वहाँ पे ना एक बहुत ही बड़ा सा स्टॉर्म आ गया. ठीक है, मतलब ना तूफान जो होता है ना वैसा आ गया पानी में. सी स्टॉर्म, पानी में बहुत बड़ा तूफान, बहुत ही खतरनाक भयानक सा तूफान वहाँ पे पानी में उठा. फिर द शिप वॉज wrecked. इससे क्या हुआ, वो जो शिप थी वो टूटने लगी, मतलब उसमें कई जगह पे उसे नुकसान हुआ. ठीक है, बहुत नुकसान हुआ उस शिप को. He, his monkey and all the crew were asked to swim for their lives. तो ना उसका जो उसके मंकी को और उसमें जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी लोग उस शिप में थे, उन सबको कहा गया कि आप सभी कूद जाएं और अपनी अपनी जान बचाएं, क्योंकि ये जो शिप है वो अब नहीं बचेगी. तो देखो, अ डॉल्फिन सॉ द मंकी फाइटिंग अगेंस्ट द वेव्स. तब अब इन लोग सब पानी में थे, सब कूद गए थे अपनी अपनी जान बचाने के लिए. फिर क्या हुआ, एक डॉल्फिन ने इस मंकी को देखा. ठीक है, और क्या देखा कि वो लहरों से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है. बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, उसमें बेचारा मंकी इधर से उधर बह रहा था. तो एक डॉल्फिन ने उसे देखा. थिंकिंग हिम टू बी अ मैन whom a dolphin is always said to befriend, the dolphin placed the monkey on his back and was on his way to the shore. देखो,
अब ना ये जो मंकी थी ना, सॉरी ये जो डॉल्फिन थी ना, वो क्या सोची कि वो जो मंकी है वो एक इंसान है। और हम ये जानते हैं कि जो डॉल्फिन्स होती है ना, वो इंसानों के साथ हमेशा ही बहुत फ्रेंडली होती है, उन्हें अपना दोस्तों की तरह मानती है, बहुत अच्छी होती है डॉल्फिन। वो इंसानों के साथ वो हमेशा अच्छे से रहती है, ठीक है। तो ना वो उसे समझी, उस मंकी को देख के वो समझी कि वो मंकी एक इंसान है। तो उसने क्या किया, डॉल्फिन उसके पास गई, उसे अपनी बैक पे, अपनी पीठ पे बैठा लिया और उसे किनारे की तरफ, बीच की तरफ जो था पानी से दूर, वहाँ पे ले गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, वह मतलब किनारे की तरफ जाने लगी, अभी गई नहीं है, जा रही है। When they arrived, he asked the monkey if he was an Athenian. जब वो लोग वहाँ पे पहुँच गए, तब वो उसने उस मंकी से पूछा, उस डॉल्फिन ने उस मंकी से पूछा कि क्या वो एक एथेनियन है। एथेंस एक जगह है, ठीक है। तो वो ये जानना चाहती थी कि क्या वो मंकी, या वो तो उसे इंसान समझ रही थी, तो वो पूछना चाहती थी उससे कि क्या तुम उस जगह से हो, मतलब जैसे हम इंडिया से हैं तो हमें इंडियन कहा जाता है, वैसे ही वो पूछ रही थी कि क्या तुम एक एथेनियन हो, मतलब तुम एथेंस से हो, इसलिए क्या तुम एक एथेनियन हो। तब द मंकी सेड दैट ही वाज, एंड दैट ही was from one of the noblest families in that city. तब उस मंकी ने क्या बोला कि हाँ वो था, और वो वहाँ के सबसे अच्छे फैमिलीज में था, ऐसा बोला, ठीक है। हाँ मैं तो वहीं से हूँ, और मैं वहाँ की बहुत ही जो सबसे अच्छे खानदानी जो होते हैं ना, वैसी फैमिली से हूँ, ऐसा बोला वो मंकी। फिर देखो, द डॉल्फिन देन इंक्वायर्ड इफ ही न्यू द पायरेस। अब उस डॉल्फिन ने पूछा कि वो उस मंकी से पूछा कि क्या तुम पायरेस को जानते हो। द पायरेस इज़ अ फेमस हार्बर ऑफ एथेंस। पायरेस जो है एथेंस का एक बहुत ही फेमस हार्बर है। हार्बर ना ऐसी जगह होती है, समुद्र का ऐसा किनारा जहाँ पे हम शिप वगैरह को रखते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे देखते हो ना कि शिप वगैरह खड़े रहती है, वहाँ का अलग स्थान होता है, तो जहाँ पे वो जाके खड़े होती है, शिप वगैरह को खड़े करने का जो जगह होता है उसे हम हार्बर कहते हैं। पायरेस एथेंस का एक बहुत ही फेमस हार्बर था जहाँ पे शिप रखी जाती थी, और क्योंकि ये जो डॉल्फिन थी वो तो समुद्र में घूमती रहती थी, इसलिए उसे पता था कि पायरेस एक जगह है जहाँ पे शिप वगैरह को रखा जाता है। तब देखो, द मंकी wanting to support his previous lie answered that he knew him very well and that he was an intimate friend who would no doubt be very glad to see him. अब मंकी ने पहले तो एक झूठ बोल ही दिया था कि हाँ वो एक एथेनियन है ना, उसने पहले ही झूठ बोला था कि वो एक एथेनियन है, और वो जानता ही नहीं था कि एथेनियन क्या है या एथेंस क्या है। अब क्योंकि उसे एथेंस भी नहीं पता था, इसलिए उसे पायरेस भी नहीं पता था, उसे पता ही नहीं था कि पायरेस एक हार्बर है, तो वो क्या सोचा कि पायरेस एक इंसान का नाम है। तो अपने पिछले झूठ को सपोर्ट करने के लिए, उसे और छुपाने के लिए, उस मंकी ने कहा कि हाँ मैं पायरेस को बहुत अच्छे से जानता हूँ और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो मुझे मिलके बहुत खुश होगा, ऐसा बोल दिया। वो उसे इंसान समझ के बोला, जबकि पायरेस एक ऐसी जगह थी जहाँ पे शिप्स को रखा जाता था। तो देखो अब क्या हुआ, द डॉल्फिन angry at the falsehood dipped the monkey under the water and left it alone to care for his life. अब जो डॉल्फिन थी उसे बहुत गुस्सा आया उसका झूठ सुन के, क्योंकि देखो उसने उसकी हेल्प की थी, उस डॉल्फिन ने उस मंकी की हेल्प की, और उस मंकी ने क्या किया, उससे झूठ बोल दिया। पहले तो एथेंस का मुँह बताया और उसके बाद फिर ये पायरेस वाला झूठ बोल दिया, तो वो बहुत गुस्सा हो गई। तो उसने क्या कहा कि वो तट पे पहुंचने वाले थे उससे जस्ट पहले, ठीक है, तट पे पहुंच गए थे, बट उसने दोबारा उसको उस पानी में डाल दिया और उसे छोड़ दिया कि जा तू अपने बारे में खुद ही सोच, मैं तेरी हेल्प नहीं करूँगा, और वो वहाँ से चली गई वो डॉल्फिन। सो हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो भी, अगर कोई भी चीज़ हो बेटा, अगर आप लोगों के लिए, जैसे अगर आपको कोई चीज़ पता है तो आप हाँ बोलो, नहीं जानते बिल्कुल भी और उसके बारे में आप कुछ भी बोल रहे हो, ये गलत बात है। इससे क्या हुआ, मंकी को जो अभी बहुत अच्छे से सेफली उस शोर पे, किनारे पे पहुंच जाता, उसे अब फाइनली फिर से पानी में ही अपनी लाइफ के केयर करने के लिए छोड़ दिया गया, ठीक है। तो देखो ये था हमारा पैसेज। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को फिल करेंगे। पहला है व्हाट कॉज द शिपव्रेक, किस कारण से वो जो शिप थी वो टूटी, ठीक है। तो आंसर्स हम इसके लिखेंगे। Violent
ही वॉयलेंट सा तूफान आया था जिसके कारण वो शिप टूट गई। फिर हु वांटेड टू सेव द मंकी, कौन उस मंकी को बचाना चाहता था? तो अ डॉल्फिन वांटेड टू सेव द मंकी। अ डॉल्फिन वांटेड टू सेव द मंकी। थर्ड, आप आ जाइए पेज नंबर 108 पे। What were the monkey's answers to these questions? मंकी ने क्या आंसर दिया था जब उससे ये क्वेश्चंस पूछे गए? तो थर्ड का ए क्या है? आर यू एन एथेनियन? जब उससे पूछा गया कि क्या तुम एक एथेनियन हो तो उस मंकी ने क्या कहा था? यस, आई एम एन एथेनियन। सो थर्ड के ए में आप लिखेंगे यस आई एम एन एथेनियन। बी, डू यू नो द पायरस? क्या तुम पायरस को जानते हो? तो यस, आई नो पायरस वेरी वेल, ऐसा ही कहा था ना उसने। तो यस आई नो वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। सी, Was the monkey giving the correct answers? क्या वो जो monkey था वो सही आंसर दे रहा था? So no, the monkey was not giving the right answers. या फिर correct answers. So no, the monkey was not giving the correct answers. The correct answers. ठीक है। फिर फोर्थ है व्हाट वाज द पायरस? पायरस क्या था? तो अ फेमस हार्बर। इसमें आप बी पे टिक करें। अ फेमस हार्बर। फिफ्थ, ये आंसर थोड़ा बड़ा है तो आप पहले जल्दी से इसे लिख लें और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपने इसे लिख लिया होगा, या चाहो स्क्रीनशॉट खींच लो। What happened when the monkey lied to the dolphin? क्या हुआ जब उस मंकी ने उस डॉल्फिन से झूठ बोला? तो देखो क्या हुआ। When the monkey lied to the dolphin, it dipped the monkey under the water and left him alone to care for his life. जब उसने उस डॉल्फिन से झूठ बोला तो उसने उसे पानी में डुबा दिया और उसे अकेले छोड़ दिया ताकि वो अपने बारे में खुद ही सोच ले। When the monkey lied to the dolphin, it dipped the monkey under the water and left him alone to care for his life. ठीक है, आप इसे लिख लें जल्दी से। सो इसी के साथ ही हमारे वीडियो कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसे चैप्टर 8 को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो सो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अच्छे से इसे कंप्लीट भी कर लें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।